अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए बोर्ड्स तो आपको अंडरगो करने होंगे। इस बार करिकुलम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है भी बच्चा जो है हर चीज को समझ के चले, ताकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो वो सूझबूझ से आंसर करे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर जब आप क्लास 12 को पढ़ते हैं ना बेटा, हर चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आप एक चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उसका कनेक्शन दूसरे चैप्टर में मिलेगा। कोई भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी करता है तो बेटा वो बेसिक स्ट्रॉन्ग करता है, और वो बेसिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करता है? अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करके। आपने बहुत दफा सुना होगा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आना चाहिए, एनसीईआरटी का हर शब्द का मतलब आना चाहिए। सीबीएसई द्वारा नया करिकुलम जारी हुआ है, तो क्या क्लास 12 के अंदर चैप्टर्स इंक्रीज हो जाएंगे? क्या सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा? क्या आप भी घबरा रहे हैं ऐसी न्यूज सुनकर? डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूं क्लास 12 बोर्ड्स के अंदर क्या चैप्टर्स आने वाले हैं और आपको उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको क्या स्ट्रैटेजी लेकर के चलनी है ताकि आप अपने बोर्ड्स में एक्सेल कर सके। सबसे पहली बात तो, क्या क्लास 12 डिफिकल्ट है? क्या हमें इससे डरना चाहिए? अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए बोर्ड्स तो आपको अंडरगो करने होंगे, और बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाना इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारे बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करता है। यहां से जब हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तभी जाकर हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। अब मैम डर की बात की जाए तो जैसे आपने बताया सीबीएसई ने नया करिकुलम जारी किया है, तो डर तो लगेगा ही ना, क्योंकि पिछले बार के मुताबिक अब सिलेबस बढ़ने वाला है। सो लेट मी क्लैरिफाई यू, अभी मैं आप सभी के सामने यहाँ पर हमारी जो एनसीईआरटी द्वारा बुक्स जारी की गई हैं वो भी ओपन अप करूंगी, आपको सिलेबस भी दिखाऊंगी, आपको आइडिया भी दूंगी भी आपको प्रिपरेशन कैसे रखनी है, आपको अपनी तैयारी किस तरीके से रखनी है भी। यार कुछ भी हो जाए, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके पास एनसीईआरटी द्वारा 2 बुक्स हैं, यानी कि 2 किताबें हैं। जो आपकी बुक नंबर 1 है उसके अंदर आपको फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स मिलेंगे। टोटल आपके पास यहाँ पर केमिस्ट्री में 10 चैप्टर्स हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के आपके पास 3 चैप्टर्स होंगे, दैट इज सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके पास 2 चैप्टर्स होंगे, दैट इज गोइंग टू बी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एज वेल एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बात करूं अगर मैं किताब नंबर 2 यानी कि बुक नंबर 2 की, तो आपके पास अगेन 5 चैप्टर्स हैं जो कि कंप्लीटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर हैं, दैट इज हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एज वेल एज बायोमोलिक्यूल्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो टोटल 10 चैप्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा वास्ट हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा वास्ट हैं। अगर मैं आपसे बात करती हूं भी, आपने सुना होगा क्लास 11 के बेसिक्स नहीं आएंगे तो क्लास 12 में दिक्कत आएगी, तो ये बिल्कुल सही बोला गया है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री को ऑब्जर्व करें तो सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या केमिकल काइनेटिक्स में जो आप बेसिक पढ़ते आ रहे थे क्लास 11th में, दैट इज यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट यूनिट्स। आपको यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको मोल के बारे में पता होना चाहिए, इस तरीके से आपको कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, क्या होती है कंसंट्रेशन, ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशन ये हम 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं, वहां से आपको ये आइडिया होना चाहिए। तो वो बेसिक्स यहां पर यूज होते हैं। बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, आपके पास 2 चैप्टर हैं, पर ये 2 चैप्टर के अंदर अगेन क्लास 11th के बेसिक्स यूज होते हैं, दैट इज गोइंग टू बी, यार भी मुझे ना एलिमेंट्स के बारे में तो पता हो, मुझे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में तो पता हो, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका यूज यहां पर हम देख पाते हैं। अगर मैं बात करती हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी अगर आपने क्लास 11th के अंदर यही नहीं समझा है भी एक कंपाउंड को नेम कैसे करते हैं, एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वो क्लास 11th का बेसिक्स यहां पर हर चैप्टर में आप यूज होता हुआ दिखाई दे सकते हैं, आपको यहां पर पता चलता है। अब आप कहेंगे मैम आप तो हमें डरा रहे हो, यानी कि अगर हमने क्लास 11 को सीरियसली नहीं लिया तो क्लास 12 के अंदर ये जो 10 चैप्टर्स हैं ये बहुत भारी हो जाएंगे हमारे लिए। तो जी देखिए, ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपको ये कहूं भी आपके पास अभी भी समय है, पूरा साल आपके पास है, इस पूरे साल को अगर आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए चलेंगे, यानी अपने बेसिक्स को, जो टॉपिक आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड बेसिक को ओपन अप करें, क्लास 11 से कवर करें, तो आपके लिए ये जो प्रोसेस है बहुत ही आसान हो जाएगा। मोरओवर आपको चैनल पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिससे आपके बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, भले फिर वो फिजिकल केमिस्ट्री के हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो। अब बात आती है मैम ये तो वो चैप्टर्स है ना जो पिछले साल फॉलो हो रहे थे। अभी आपने हमें एक न्यूज दी भी सीबीएसई ने नया करिकुलम जारी किया है, यानी कि क्या इन 10 चैप्टर के अलावा भी कोई चैप्टर है?
चलिए बच्चे ओपन करते हैं वो साइट और देखते हैं भी क्या नया सिलेबस आया है और मैम ये जो चैप्टर्स हैं इनकी क्या वेटेज रहेगी हमारे आने वाले एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी किस तरीके से आपको देखने को मिलने वाली है, लेट्स सी दिस। तो बेटा ये करिकुलम है जो आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। मैं आपको एक मतलब छोटा सा रिव्यू इसका दे देती हूं जो यहां पर मेंशन है। यहां पर ये लिखा गया है भी अभी तक बच्चा जो है वो ज्यादातर अंडरस्टैंडिंग पे फोकस ना करके बच्चा रटने वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करता है। तो इस बार करिकुलम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है भी बच्चा जो है हर चीज को समझ के चले ताकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो वो सूझबूझ से आंसर करे। देखिए क्लास 10 तक बेटा आप मोस्टली क्या करते थे, डेफिनेशन को रट लेते थे, डेफिनेशन को याद कर लेते थे और लिख के आ जाते थे। लेकिन 11th 12th में ऐसा नहीं होता। आपने जब 11th देखी होगी तो आपको समझ आया होगा हर चीज के पीछे एक वाई है, एक रीजन है। अगर आपको रीजन आता है तो उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ लें, आप इजिली आंसर कर सकते हैं। क्लास 12th भी बेटा बिल्कुल वैसी ही है। पहली बात तो बोर्ड्स वाली क्लास है, यहां पर हमें बहुत ना सोच समझ के हर एक स्टेप को लेकर आगे चलना है। अब अगर मैं आपसे बात करती हूं यहां पर तो देखिए हमारे पास टोटल 10 चैप्टर्स है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मैं इसको एक बार जूम भी कर देती हूं मेरा बच्चा ताकि आप सभी सितारों को ये इजिली विजिबल हो। टोटल 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। सोल्यूशन जो है वो 7 मार्क्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करती हूं डीएनएवलॉक एलिमेंट 7 मार्क्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अगेन 7 मार्क्स। मूविंग ऑन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन्स एंड हेलोइंस आपको 6 मार्क्स की देखने को मिल रही है। अल्कोहल फिनोल ईथर भी 6 मार्क्स का देखने को मिल रहा है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का देखने को मिल रहा है। अमाइंस 6 मार्क्स का देखने को मिल रहा है और बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स का। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, यहां पर जब आप क्लास 12 को पढ़ते हैं ना बेटा, हर चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आप एक चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उसका कनेक्शन दूसरे चैप्टर में मिलेगा, दूसरे को पढ़ रहे हो तो उसका कनेक्शन आपको तीसरे चैप्टर में मिलेगा एंड सो ऑन। कहने का तात्पर्य आप फ्लो को ब्रेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर एक बार फ्लो ब्रेक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं रिएक्शंस याद करने में दिक्कत होगी। तो यार ये मार्किंग स्कीम है। अब अगेन दिमाग में एक सवाल आ रहा है, आपने बोला था करिकुलम चेंज हुआ है, आपने बोला था शायद मैम ये सुनने में आ रहा है, न्यूज में आ रहा है भी नए चैप्टर्स ऐड हो गए हैं, तो यहां तो 10 ही चैप्टर्स लिखे हैं। वेट कीजिए, सब्र कीजिए, अभी आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये जो 10 आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर्स, ये आपके रिटन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और अब यहां पर हमें एनसीईआरटी ने बेसिकली एक नोट दिया है, इस नोट को ध्यान से रीड करते हैं, लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और इसको समझते हैं। यहां लिखा गया है दी फॉलोइंग टॉपिक्स, जो यहां टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं आर इंक्लूडेड इन दी सिलेबस, वो सिलेबस में तो है। अब पहली बात, ये वो टॉपिक्स हैं बेटा जो एक समय पर एनसीईआरटी से डिडक्ट कर दिए गए थे। ध्यान से सुनना, the following topics are included in the syllabus but will be assessed only formatively to reinforce अंडरस्टैंडिंग। आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए होगा जी, विदाउट एडिंग टू समेटिव असेसमेंट्स, यानी कि रिटन एग्जाम में बेटा ये नहीं आएगा, फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए डाला गया। एक आपको और इससे एक आइडिया दे सकती हूँ, अभी जब आप देखेंगे भी आपके जो प्रैक्टिकल्स है वहां पर भी इन चैप्टर्स का कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। सो दैट मीन्स ये जो आप चैप्टर्स देख पा रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये वो चैप्टर्स हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करने के लिए डाला गया है। देखिए अब जब आप क्लास 12th में आते हैं ना तो बेटा वो बातें नहीं रही, हम ये समझते हैं क्लास 12th में आकर कि जो आसपास जितनी भी चीजें हैं उसमें केमिस्ट्री है। सो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट को फील करवाया जा रहा है ताकि सब्जेक्ट आपके लिए बोरिंग ना हो, सब्जेक्ट आपके लिए टफ ना हो, आप सब्जेक्ट को लेकर के बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करें, साथ ही साथ आप एक लर्निंग जर्नी में जा सके बेटा, साथ ही साथ आप इस तरीके से एक चीज को पढ़े भी, मैं इसीलिए नहीं पढ़ रहा कि मुझे मार्क्स लेकर आने हैं, जबकि मैं इसीलिए पढ़ रहा हूं ताकि मुझे नॉलेज गेन करनी है। आपका फोकस यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने में होना चाहिए रादर देन रट्टाफिकेशन पर। अगर आप रट्टे के कॉन्सेप्ट पे चले गए तो 12th बोर्ड में मार्क्स तो नहीं आने वाले, और तो और बेटा जेई, नीट, सीयूईटी किसी में भी मार्क्स फिर नहीं आएंगे। कोई भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी करता है तो बेटा वो बेसिक स्ट्रॉन्ग करता है, और वो बेसिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करता है? अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करके। जब आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होगी तभी तो जाकर के आप आगे बेटा जेई, नीट और सीयूईटी में एक्सेल कर पाओगे। बेस स्ट्रॉन्ग होता है तब हम उस पे हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू पैटर्न पे जाते हैं। अगर आपको मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहूं तो अभी जो आपका जो एग्जाम हुआ है 12th बोर्ड एग्जाम्स, जो आपके बच्चों ने दिए, जो अब आपके सीनियर्स होंगे, उनके एग्जामिनेशन में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी डाले गए थे।
जिनसे उनकी अंडरस्टैंडिंग को और डेवलप करवाया गया था। एक ऐसा सेगमेंट जहां बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाता है भी यार ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो आपको भी बेटा फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट डे ये ध्यान में रखना है भी जब भी मैं अपनी क्लासेस में, अपने बैचेस में पढ़ने वाला हूं तो मुझे हर चीज के पीछे का वाय पता होना चाहिए। मुझे ये ध्यान रखना है कि मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है सारी चीजें एक बारी में करने की, मुझे उसको परफेक्टली करके चलना है। क्योंकि कहीं ना कहीं वाइवा ले लीजिए, प्रैक्टिकल्स देख लीजिए, रिटन एग्जाम देख लीजिए, आपकी ये अंडरस्टैंडिंग ही आपको मार्क्स दिलवा पाएगी और इसी के थ्रू आप सब्जेक्टिव आंसर्स को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। अब यहां पर हम आगे देखें तो ये मैंने आपको क्लियरली मेंशन कर दिया। अब मैं आपको यहां पे दिखा देती हूँ प्रैक्टिकल का कुछ इस तरीके से आपका रहने वाला है। तो अगर आप देखें तो इस तरीके से इवैल्यूएशन स्कीम है आपकी। टोटल 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा, जहां पर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 8 मार्क्स की, सॉल्ट एनालिसिस अगेन ये सिलेबस में है बेटा, एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर सिलेबस में और आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी क्लास में भी। तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्ट एनालिसिस देखूं ये भी आपको 8 मार्क्स में मिल रहा है। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट देखें तो 6 मार्क्स का है। प्रोजेक्ट वर्क आपको जो मिलेगा यहाँ पर भी प्रोजेक्ट आपको मेंशन्ड है, ठीक है, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। 4 मार्क्स का है। क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा भी 4 मार्क्स का है। तो टोटल ये 30 मार्क्स हो गए। रिटन एग्जामिनेशन हमारा 70 मार्क्स का हो जाएगा। इस तरीके से हमारा सब कुछ बिल्डअप होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप प्रैक्टिकल का सिलेबस देख सकते हो। देखो यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, ये सब आपको प्रैक्टिकल के सिलेबस भी देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्रोमैटोग्राफी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन करना, ये सब इसके अंदर आपको मिलेगा। साथ ही साथ कुछ टेस्ट होंगे जो आपको पता होनी चाहिए। आपको मैं बताती हूँ, जब आप क्लास में एक बार आएंगे बेटा तो आपको समझ आएगा केमिस्ट्री जो अभी तक आप पढ़ रहे थे दैट इज टोटली डिफरेंट, और अब जो केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं इट इज वेरी वेरी डिफरेंट। बस इतना कहूंगी, हर चीज को एक क्यूरियोसिटी से समझने की, पढ़ने की कोशिश करना, तभी सब्जेक्ट आपके लिए आसान बन पाएगा। ऐसा ही बेटा आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिए अप्रोच रखना है, तभी आपके लिए वो सब्जेक्ट ईजी हो पाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो इस तरीके से आपके पास ये कुछ सिलेबस टोटली मेंशन्ड है। ये रहे बेटा आपके कुछ प्रोजेक्ट्स, उन्होंने कुछ सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स भी दिए जो आपके एग्जामिनर आपको बताएंगे भी किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दिस इज फॉर विजुअली चैलेंज्ड लर्नर्स, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से उनका जो है मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हमें दी गई है। ये जनरल गाइडेंस दी गई है भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कितनी देर का होगा, रिटन एग्जामिनेशन कितनी देर का होगा, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर मेंशन्ड है। एंड लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स भी बेटा जी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में डिवाइडेड है। ये सेक्शन ए के एक्सपेरिमेंट्स हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, ये सेक्शन बी के एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास कुछ इस तरीके से होंगे। अब आपको यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड बुक्स भी मेंशन्ड है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, दैट इज बुक नंबर 1 एंड बुक नंबर 2। बुक नंबर 1 में आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हो जाते हैं। फिजिकल के 3 चैप्टर, इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर, दैट मींस 5 चैप्टर। और बुक नंबर 2 में अगेन आपके पास 5 चैप्टर्स हो जाते हैं, दैट इज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइडेड है, विच इज पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी अगेन। एक आपके पास और यहाँ पर किताब है दैट इज कंप्लीटली एंड कंप्लीटली बेस्ड फॉर योर प्रैक्टिकल्स बेसिकली। तो मैनुअल ऑफ माइक्रोस्केल केमिस्ट्री लेबोरेटरी किट पब्लिश्ड अगेन बाय एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी द्वारा ये तीनों किताबें प्रिस्क्राइब की गई है। आपने बहुत दफा सुना होगा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आना चाहिए, एनसीईआरटी का हर शब्द का मतलब आना चाहिए। वो शब्द का मतलब तभी आता है जब आप सब्जेक्ट को फील करते हैं। और यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो इन योर बैचेस। बेटा आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं भी भाई जब एक बार बोर्ड्स का हम पेपर देखते हैं तो जो सेटिस्फैक्शन हमें फेस पर मिलती है वो तभी मिलती है जब हम फर्स्ट डे से प्रिपरेशन करते हैं। लास्ट डे में बेटा सिर्फ रिवीजन होती है, लास्ट मंथ में सिर्फ रिवीजन होती है, लेकिन जब आप शुरू से तैयारी करते हैं तभी इतने ज्यादा मार्क्स आते हैं, तभी 95% अबव मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड बेटा जी भी मुझे अपने सिलेबस के लिए, 12th बोर्ड्स के लिए फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कैसे प्रिपरेशन रखनी है और कैसे स्टेप बाय स्टेप ख्याल रखना है भी मैं क्या उसे रिवाइज कर रहा हूं जो मैं पढ़ रहा हूं। हमें सबसे ज्यादा कोशिश तो ये करनी है भी सिलेबस जब टाइमली हम फिनिश कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हमें सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि हम हर सवाल के लिए इजीली अप्रोचेबल हो और हम आसानी से उसे लगा पाएं, ताकि तभी जाकर के बोर्ड्स में 95% अबव आएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम प्रिपेयर हो जाएंगे क्योंकि हमारे बेसिक्स जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होंगे। सो आई होप सो अच्छा आज का जो ये सेशन है ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत यूजफुल रहेगा और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिली होगी भी हमें हमारी प्रिपरेशन कैसे करनी है। क्लास 12th के लिए
आपके पास है आपका परिश्रम बैच, जहां पर आपको क्लास 11th के बेसिक्स को कंसिडर करते हुए तैयारी करवाई जाएगी, which will help you out in your journey. So this is Shaurya Grover and I'm signing off and I hope so आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा और आप अब अपनी प्रिपरेशन के बारे में एक बार फिर से सोचेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा मैम दिस इज डे 1 एंड जैसे ही वी आर डन विद द सिलेबस तब हम लिखेंगे we have done our syllabus and we are ready for 12th board exams. Thank you so much. Take care of yourself. Bye bye. Take care.